नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं देवगौड़ा के उस बयान को, जिसको लेकर यूं कहें तो राजनीतिक जगत में भूचाल सा आ गया है। जी हाँ, देवगौड़ा ने कहा है कि विपक्षी एकता की बात करने वाली पार्टी, तमाम पार्टी में से कोई भी एक ऐसा पार्टी है जो बीजेपी से परोक्ष या फिर आमने सामने साथ नहीं रहे हों। कोई एक भी पार्टी कांग्रेस और वामपंथियों को अगर छोड़ दें तो कभी ऐसा रहा है क्या? तो किस एकता की आप बात करते हैं? और इस बयान के बाद कहें तो बिहार की ही राजनीति में नहीं, जहां से महागठबंधन के सहारे लार्जर इश्यूज को लेकर विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश विचलित नहीं है। हर वो पॉलिटिकल पार्टी विचलित है जो इस एकता के सहारे कांग्रेस को सेटल करना चाहते थे। जी हाँ, अब तो चर्चा यहाँ तक होने लगी है कि क्या ये एकता के पीछे मोदी की रणनीति तो काम नहीं कर रही थी कि कांग्रेस का साइज इस तरीके से छोटे कर दिया जाए पहले ही, कि चुनाव लड़ने से पहले ही हमारी जीत हो जाए। हम 100-125 सीट भी जीते फिर भी सरकार हमारी होगी। अब तो चर्चा यहाँ तक शुरू हो गई है। और वाकई में अगर ये चर्चा है तो दम भी है, क्योंकि देवगौड़ा ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी गंभीर बात है। और जिस अंदाज में उन्होंने कहा है वो भी काफ़ी गंभीर है। चाहे वो ममता हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, ये जितने नाम हैं और जिनकी जो भी राजनीतिक हैसियत है, जब आप उनके राजनीतिक हैसियत के साथ साथ उनकी राजनीतिक शैली पर गौर करिएगा तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो किसी न किसी दौर में या तो बीजेपी के साथ पूरी तौर पर खड़े रहे हैं या फिर परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद करते रहे। तो फिर सवाल उठता है, इस विपक्षी एकता का मतलब क्या है? और जिस मतलब के सहारे नीतीश इसको साधना चाहते थे, क्या वाकई में अब इस विश्लेषण में दम है कि ये सारी रणनीति मोदी के इशारे पर तो नहीं चल रही थी? क्योंकि ये बातें अब दिखने लगी हैं कि जिस तरीके से बिसात बिछाई जा रही थी और जिस अंदाज में अखिलेश, केजरीवाल, नीतीश, तेजस्वी और ममता बनर्जी का बयान आ रहा था, क्या कह रहे थे वो कि जहाँ जो पार्टी मजबूत है वहाँ उसे चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दे दी जाए, और जो पार्टी जहाँ मजबूत नहीं है वो फिर तय करे कि कितनी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़नी है। मतलब यूपी में भी जो मैं दे दूं वो आप वहाँ लड़िए, बिहार में भी जो दे दूं सो वहाँ आप लड़िए, बंगाल में भी जो दे दें वहाँ आप चुनाव लड़िए। मतलब आप 25-30 सीटों पर सिमट कर रह जाइए। मतलब और दूसरा फार्मूला क्या था? दूसरा फार्मूला था कि आप जहाँ सेकंड पोजीशन पर हैं वहाँ पर चुनाव लड़िए। मतलब 260 के करीब ऐसी सीटें हैं जीतने, और सेकंड पोजीशन पर रहने के बाद 260 सीटें ऐसी रहे हैं जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। मतलब बाकी 300 सीटों पर ये सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब चुनाव से पहले ही कांग्रेस बाहर हो जाए, जबकि राष्ट्रीय फलक पर हो या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस लड़ रही है। ये बाकी जितने लोग हैं वो भ्रष्टाचार के उस मामले से मोदी से तंग हैं जो ईडी और सीबीआई के खिलाफ इनको कार्रवाई कर रही है। तो वो इनको कार्रवाई नहीं हो इसके लिए ये मोदी के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन इन शर्तों के साथ कि कांग्रेस को भी आने वाले समय में हम मजबूत ना होने दें, ये कैसे होगा? तो देवगौड़ा का बयान यही इशारा है, और इन इशारों के सहारे देवगौड़ा ने ये भी जताने की कोशिश की है कि ये जितने लोग हैं जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका कमिटमेंट भाजपा और संघ को लेकर नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर है, और वो व्यक्ति है मोदी। इन्हें सिर्फ मोदी से परहेज है, संघ और भाजपा से परहेज नहीं है। इसमें से जितने तमाम गठबंधन के सहयोगी हैं
उन्हें सावरकर, किन्हीं को सावरकर पसंद है, तो किन्हीं को अलग अंदाज में अम्बेडकर पसंद है। मतलब जिन राष्ट्रीय नैरेटिव के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, उस नैरेटिव के साथ कोई खड़ा नहीं है। शिवसेना को क्या है कि उनको लिए वीर सावरकर चाहिए, शरद पवार को क्या है, उन्हें अडानी और अंबानी चाहिए। दोनों की स्थिति आप देख रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस एक अलग तरीके से गठबंधन करना चाह रही है, नहीं एक अलग तरीके की राजनीति करनी चाह रही है, तो वहाँ वो समस्या है। अखिलेश को क्या चाहिए? अखिलेश को सिर्फ सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस मजबूत ना हो। तेजस्वी और नीतीश को क्या चाहिए कि हाँ, अगर 2 4 5 सीटें दे दें कांग्रेस के लिए काफ़ी है। जो व्यक्ति, जो पार्टी 2019 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई, अगर 1998 से लेके आज तक के पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का अगर डाटा देख लें, उस डाटा में क्या स्थिति रही है राजद का, उसका अगर विश्लेषण हो जाए, तो फिर कैसे कांग्रेस उससे 4 सीटों पर मान लाए? मतलब कांग्रेस 4 सीट पर मान ले, आप सभी सीटों पर लड़े, जो एक भी आपके पास स्ट्रेंथ में एक भी सांसद नहीं है। और वो सांसद क्यों नहीं है? कांग्रेस भी बेहतर तरीके से जानती है, और इस प्रदेश की राजनीति पर नज़र रखने वाले भी लोग जानते हैं कि 2019 में तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी को किस तरीके से वॉक ओवर दिया था। अगर मजबूती से लड़ाई लड़ी गई रहती तो बिहार में का रिजल्ट कुछ और भी होता। पुलवामा अटैक के बावजूद भी कई ऐसी सीटें थी जिन सीटों को लेकर अगर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी गई रहती तो वो उन सीटों का परिणाम आज कुछ और रहता। कन्हैया से इन्हें परेशानी है, स्वाभाविक तौर पे कन्हैया के लिए बेगूसराय अगर सीट छोड़ दिए रहते तो आज मीसा भारती भी सांसद रहती। कई ऐसे लोग हैं, कीर्ति आज़ाद अगर दरभंगा से चुनाव लड़ा रहता तो आज वहाँ भी वो सीटें भी इनके साथ होती, लेकिन नहीं। उस दौर में ये कहीं न कहीं परोक्ष रूप से बीजेपी को मदद कर रहे थे। तो आज अगर कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है कि नहीं, हम अब विपक्षी एकता को लेकर जो बातें कही जा रही है उनसे इतर भी सोचने की है, तो फिर इसमें गुनाह क्या है और बेचैनी क्यों है? क्यों ये खबर आने लगी कि अब बिहार में सरकार की स्थिति गड़बड़ हो सकती है, या सरकार पर संकट आ सकता है, या गठबंधन पर संकट आने वाला है? मतलब जिस उद्देश्य के लिए नीतीश आगे बढ़े थे, उद्देश्य क्या था? इस देश की संवैधानिक ढांचा को बचाना है। तो क्या ये संवैधानिक ढांचा का बचाने का मतलब है, या संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना है, या इतिहास कहते हैं ना नीतीश कुमार, इतिहास को बचाना है? तो इसका क्या मतलब है? इतिहास और इंस्टीट्यूशन बचेगा जब आप सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस मुख्य दर्शक बने रहेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये अलग बात है। जैसे आप कांग्रेस को कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं, सवाल यही है। और इन्हीं सवालों में इस तरीके से चीज़ें उलझती जा रही है कि कांग्रेस के अधिकृत बयान आने से पहले ही सही देवगौड़ा ने उस राज को खोल दिया है, जिस राज को नीतीश एंड कंपनी राज ही रहने देना चाहते थे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की गठबंधन के सहारे विपक्षी एकता की बात करने वाले ममता, केजरीवाल, नीतीश, अखिलेश, तेजस्वी कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते थे, वो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। और ये अब कहा जाने लगा है कि लक्ष्य इनका संविधान और इतिहास नहीं है, इनका लक्ष्य मोदी है। और अगर लक्ष्य मोदी है तब तो फिर चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, इसमें कोई शक शुबा कैसे हो सकता है।